बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक चैप्टर है, एक बुक है, उसका जो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे ना, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ना, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर को कहते हैं साइकोलॉजी। लेकिन वो साइकोलॉजी शुरू में इसको कहते थे कि ये रूह का मुतालिया है, फिर बाद में कहने लगे नहीं, रूह तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, तो फिर ये रूह का मुतालिया कैसे है। फिर उन्होंने सोचा कि जो है ना, साइकोलॉजी वो माइंड का मुतालिया है, दिमाग का मुतालिया है। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि माइंड को भी हम इतनी स्टडी नहीं कर सकते, माइंड कौन सा इतना नज़र आता है कि किसी के इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि हम उस चीज़ का मुतालिया करेंगे जो कि ऑब्ज़र्वेबल होती है, जिसका हम मुशाहदा कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी को जो लोग समझते थे ना कि ये क्या है, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो था ना, वो स्ट्रक्चरलिज्म था। स्कूल वो होता है कि हर एक ना, जब काफ़ी सारे लोग मिलकर एक नज़रिया अपनाए ना, उसको स्कूल कहते हैं। तो साइकोलॉजी में ना 7 स्कूल थे। एक था स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा था फंक्शनलिज्म, फिर आ जाता था बिहेवियरिज्म, फिर ह्यूमनिज़म। ये देखें, ये फंक्शनलिज्म दूसरा स्कूल है। फिर तीसरा था बिहेवियरिज्म। फिर आया उसके बाद गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद आया 5 ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। फिर उसके बाद आया साइको एनालिसिस साइकोलॉजी। फिर उसके बाद 7 आया ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। तो हम इन स्कूल्स को बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो इनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का। 7 स्कूल हैं साइकोलॉजी के। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ओल्डेस्ट, यानी कि ये लोग साइकोलॉजी को सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी को कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ये एमसीक्यूज़ में आता है कि ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। ये क्या करता था स्ट्रक्चरलिज्म, किस साइकोलॉजी को क्या समझता था, साइकोलॉजी को ब्रेकिंग डाउन। ये कहता था कि ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो दिमाग के काम है ना, उनको तोड़ देना, दिमाग के स्ट्रक्चर बनाना, दिमाग के हिस्से बनाना। तो ये इसको अहमियत देता था। दिमाग के कामों पर ये फोकस नहीं करता था, ये दिमाग के स्ट्रक्चर पर फोकस करता था कि दिमाग कैसे बना है, क्या उनके काम हैं, ये उन पर बात करता था। इन्होंने जो मेथड इंट्रोड्यूस किया था ना, वो था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड किन्होंने दिया था? ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने दिया था, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो है एमसीक्यूज इसमें से बनता है वो ये है कि एम्फसिस ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन माइंड है ना, उसके स्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस पर ये फोकस करता था। ह्यूमन माइंड के जो स्ट्रक्चर है ना, उस पर फोकस करता था। कौन सा स्कूल? तो वो था स्ट्रक्चरलिज्म। जब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे फिर आपको ये चीज़ वाज़ी होगी कि देखें, अगर हमने पहले थ्योरी पढ़ी हो तो कितना आसान होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। आगे देखें, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, नेचर एंड स्ट्रक्चर। नेचर एंड स्ट्रक्चर शेप्स पर्सनैलिटी एंड लर्निंग। जो नेचर एंड परसेप्शन होती है, जो स्ट्रक्चर और पर शेप्स करता है हमारी पर्सनैलिटी और लर्निंग को। ये कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी और लर्निंग को जो है वो शेप करता है। इट फोकसेस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। सेंसेशन पे ये फोकस करता था, फीलिंग पे, परसेप्शन पे, आइडियाज़ पे। एनालिसिस ऑफ दीज कॉन्शियस कंपोनेंट्स वाज सपोज्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो इंसान सोच समझ के काम करता था ना, उन पर ये फोकस करता था स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन और है ऑब्जर्वेशन मेथड। ये 2 तरीके इसने कहा था कि ये 2 तरीके हमें अपनाने चाहिए लर्निंग के लिए, इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। तो जो इंट्रोस्पेक्शन होता है वो तरीका क्या होता है वो देखेंगे, नीचे डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अ पर्सन एनालाइज हिज ओन बिहेवियर, अपना खुद का बिहेवियर एनालाइज करता है व्हेन ही इज़ एक्सपोज्ड टू डिफरेंट करंट सिचुएशन लाइक स्टिमुलाई, लाइट, कलर एंड साउंड। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन वो मेथड होता है जिसमें जब किसी इंसान को वो खुद अपना बिहेवियर एनालाइज करता है, जब वो मुख्तलिफ सिचुएशन में जाता है, मसलन किसी तेज़ लाइट में चला जाए, कलर कोई चेंज हो जाए तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, साउंड कोई डिफरेंट में उसको सुनाई दें तो वो किस तरह बिहेवियर शो करता है। तो इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, इसको किसने दिया था, कौन थे इसके जो एक्सपोनेंट थे, यानी कि इसको लीड करने वाले? एक थे टिचनर, ये हैं टिचनर, और दूसरे थे विलियम वुंडथ। ये दोनों थे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी विलियम वुंडथ को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज़ कॉल्ड विलियम वुंडथ। ये स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने रीड
इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का। ये किस पे फोकस करता है? कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्ट्रक्चर्स। ये कहता है कि ये अगेंस्ट किसके आया था? स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था फंक्शनलिज्म। ये फोकस करता था फंक्शन पर, दिमाग के, और वो करता था स्ट्रक्चर पर। कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्ट्रक्चर्स, देयर इज नो वे टू सेपरेट आइडियाज, थॉट्स और सेंसेशंस। स्ट्रक्चरलिज्म नॉट रिवील्स एनीथिंग व्हाट माइंड डज फंक्शन ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर। यानी कि माइंड का जो फंक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्रक्चर। फेवर कौन सी चीज़ ये करता है? फेवर फंक्शनल करिकुला मेथड एंड लर्निंग टेक्निक्स। यानी कि जो फंक्शनल करिकुलम होता है उसको, लर्निंग टेक्निक्स को ये फेवर करता है। आगे है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलप्स हैबिट। यानी कि नर्वस सिस्टम, दिमाग की जो हैबिट्स होती हैं वो हमारे हैबिट्स डेवलप करती हैं नर्वस सिस्टम हमारा। फंक्शन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। फंक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, इनके नज़दीक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्रक्चर। तो ये किसने दिया था? विलियम जेम्स। इसके जो है ना फंक्शनलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट किसने दिया है? एक्सपोनेंट कौन थे उसके? विलियम जेम्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं कि फंक्शनलिज्म, हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शनलिज्म? तो वो थे विलियम जेम्स। इसके बाद है थर्ड स्कूल ऑफ थॉट था बिहेवियरिज्म। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है बिहेवियर, तो ये कहता था कि फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। यानी कि ये बिहेवियर पर फोकस करता था, ना कि फंक्शन पर, ना स्ट्रक्चर पर। ये कहता था हमने उस चीज़ पर फोकस करना है जो हमें नज़र आती है। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, सीन, प्रूव्ड साइंटिफिकली। यानी कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है उसको हम ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना प्रूव कर सकते हैं। तो ये कहता था वही चीज़ प्रूव हो सकती है जो हम देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म को इन्होंने फोकस किया था, बिहेवियर को। ठीक है। इसके बाद था इन्वायरमेंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो चीज़ें इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करती है, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज़ अ सोल फैक्टर शेप्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। इन्वायरमेंट एक ऐसा वाहद फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर। साइंटिफिक मेथड उन्होंने दिया था बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है। इसके बाद है इंट्रोड्यूस्ड रिवॉर्ड, री स्टिमुलाई, पनिशमेंट और इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इन्होंने रिवॉर्ड सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था कि जो अच्छा बिहेवियर शो करेगा उसे रिवॉर्ड देंगे, री देंगे, उसे कोई स्टिमुलस देंगे, पनिशमेंट भी देंगे। तो क्योंकि वो अगर उन्हें रिवॉर्ड देंगे तो फिर वो वही रिपीट करेंगे बिहेवियर। अगर अच्छा रिवॉर्ड देंगे तो वो अच्छा बिहेवियर शो करेंगे तो अच्छा रिवॉर्ड पाएंगे, अगर बुरा करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। इंट्रोड्यूस्ड न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड CAI। इसका आपको बताऊंगा बाद में CAI का। तो इसके जो थे ना एक्सपोनेंट, जो इस स्कूल के एक्सपोनेंट थे वो थे वाटसन, पेवलव, स्किनर, टोलमैन और हॉल। ये थे इसके एक्सपोनेंट। फिर इसके बाद फोर्थ था स्कूल ऑफ थॉट, इट प्रमोट द स्टडी ऑफ होल बिहेवियर एक्सपीरियंस एंड होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट। यानी कि ये होल बिहेवियर को फोकस करता था, एक्सपीरियंस को। होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट, यानी कि कोई भी चीज़ हम जब पार्ट्स में देखते हैं तो उसकी इतने हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब वो होल चीज़ देखते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि मोटरसाइकिल को हम देखें तो हम कहते हैं, टायर को देखें तो हम कहते हैं ये तो टायर है, मोटरसाइकिल तो नहीं है ना। जब हम पूरी चीज़ को देखते हैं तो फिर होल बिहेवियर हम ऑब्ज़र्व करें ना किसी चीज़ का, फिर ही कोई चीज़ हमारे माइंड में समझ आती है या हमारे माइंड को समझ आती है। ठीक है। इसके बाद है अगेंस्ट द स्ट्रक्चरलिज्म विच ब्रेक डाउन द बिहेवियर एक्सपीरियंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ आया था ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ह्यूमन एक्टिविटी कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। ये कहते थे कि जो ह्यूमन इंसान की एक्टिविटीज़ है ना, उनको ना तो हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, हमने पूरा उसको देखना है इंसान को कि वो कैसा है। इसके बाद है एनी एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग, सेंसेशन, परसेप्शन कैन बी स्टडीड एज अ होल। एज अ होल ही हम किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन एज अ होल, सिचुएशन को एज अ होल लेना है, उसका सिर्फ एक पार्ट नहीं देखना, सारी सिचुएशन को समझना है। इसके बाद सीइंग एंड जजिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड अ सिचुएशन ऑन होल, taking an immediate decision and having accordingly and behaving accordingly they use term insight to describe this type of human behavior। ये जो टर्म है ना insight, ये इन्होंने ही दी थी, insight। आगे है इसके जो एक्सपोनेंट थे वो थे मैक्स वर्दिमर, कोफका एंड कोल्डर एंड लीवन। ये इसके एक्सपोनेंट थे जिन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था। इसके बाद है 5 स्कूल ऑफ थॉट है फिफ्थ, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है ह्यूमन, यानी कि ये ना स्ट्रक्चर को फोकस करते थे, ना फंक्शन को, ना बिहेवियर को। ये कहते थे इंसानों को अहमियत दें, दे गेव मोर वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है। मैन इज़ नॉट अ मशीन, ये मशीन नहीं है। फेवर मैंस फ्री विल, डिसीजन मेकिंग पावर, आइज, फ्री चॉइस एंड रिस्पेक्ट। इसके बाद ब्रिंग चेंज
हिम हर बाय चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान खुद अपने अंदर चेंज ला सकता है अगर वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहे तो। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करके एवरी मैन इज़ यूनिक एंड होल पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन शुड बी स्टडीड। एवरी मैन, हर इंसान मुख्तलिफ है और इसकी पर्सनैलिटी को भी, होल पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाना चाहिए। ह्यूमन्स शुड बी स्टडीड नॉट एनिमल्स टू एनालाइज देयर बिहेवियर्स, यानी कि हम ना जितने भी एजुकेशनिस्ट थे ना वो उसको स्टडी करते थे, जानवरों के ऊपर स्टडी करके वो ये समझते थे कि इंसानों पर भी ये लागू किया जा सकता है, लेकिन ये कहते थे कि इंसानों को स्टडी करें ना कि जानवरों को। तो जो है इसके जो एक्सपोनेंट थे वो थे मैस्लो और रॉजर्स। मैस्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स, ये वाली थ्योरी दी है मैस्लो ने, हायरार्की ऑफ नीड्स। और कार्ल रोजर ने दी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये आपने याद रखना है, जब हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे फिर आप देखेंगे कि इनको क्या फ़ायदा हुआ है ये थ्योरी पढ़ के, ठीक है। इसके बाद है साइको एनालिसिस। साइको कहते हैं दिमाग से रिलेटेड और एनालिसिस दिमाग का एनालिसिस करना, साइको एनालिसिस। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, शऊरी, गैर शऊरी और लाशऊरी, ठीक है। उनका बिहेवियर को कहते हैं साइको एनालिसिस। स्टडी ऑफ रिकॉलिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करना, पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इट्स इंटरप्रिटेशन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ यूज्ड इन विच पेशेंट डिस्क्राइब हिज अनकॉन्शियस फीलिंग्स। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि एक डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जाता है ना तो वो उसे बताता है, नफ्सियात का जो डॉक्टर होता है, कि मुझे ये होता है, मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, मैं ऐसा फ़ील करता हूँ। तो फिर वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, वो सारा अपनी अंदरूनी हालात बता रहा होता है। फिर वो जो नफ्सियात का माहिर होता है ना, फिर वो उसे सजेस्ट करता है, उसका इलाज करता है कि कैसे इलाज किया जा सकता है। इसके बाद है ट्रीटमेंट इन विच पेशेंट टेल्स थ्रू फ्री एसोसिएशन फैंटेसीज एंड ड्रीम्स एंड एनालिस्ट इंड्यूसेस अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरप्रेट इट फॉर सोल्यूशन। जो पेशेंट होता है ना वो अपना सब कुछ बताता है, फैंटेसीज भी, ड्रीम्स भी, कौन कौन से ऐसे ख्याल आते हैं, सब कुछ। और जो फिर वो डॉक्टर होता है ना, फिर वो इनका इलाज तजवीज़ करता है कि इसे क्या मसला है। ट्रीटमेंट पीपल हेल्प्स मेकिंग अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस, यूजली ट्रीट्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। जो परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनका इलाज साइकोएनालिसिस के थ्रू किया जाता है। इट इज़ अ थेरेपी एज वेल एज थ्योरी, ये थेरेपी भी है और थ्योरी भी है। इन थेरेपी पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन अ कोच एंड एनालिस्ट सिट्स बिहाइंड इट टेकिंग नोट्स व्हाट द पेशेंट टेल्स अबाउट हिज हर ड्रीम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, चाइल्डहुड मेमोरीज। थेरेपी इज़ अ लेंथी प्रोसेस विच टेक्स 2 to 5 सेशन पर वीक। ये एक थेरेपी होती है जिसमें पेशेंट एक सोफे पर बैठ जाता है और जो डॉक्टर होता है वो उसके पास बैठ जाता है, तो वो जो वो कहता है आप बताते जाएँ जो भी होता है आपके साथ मसला, तो वो सब कुछ बताता है, वो लिखता जाता है, उसको नोट्स बनाता जाता है। फिर एंड पे वो देखता है कि अच्छा ये 2-3 वीक वो ऐसे करता रहता है, फिर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इसको क्या मसला है, फिर वो इलाज तजवीज़ करता है। तो ये जो साइकोएनालिसिस की थ्योरी किसने दी थी, ये आपने याद रखना है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोएनालिसिस की थ्योरी किसने दी, तो वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसके बाद है 7 और लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी इसको कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन। ट्रांसपर्सनल है ना, तो ये माइंड की भी स्टडी है और बॉडी की भी। ट्रांसपर्सनल मीन्स बियॉन्ड द पर्सनल, यानी कि पर्सनल से आगे की बातें हैं ये। इट स्ट्रेसेस ऑन डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियस टू थिंक स्पिरिचुअली बियॉन्ड फिजिकल प्लेन। इट हैज़ ऑफन रिलीजियस एस्पेक्ट टू मेक द पीपल लाइज दैट दे आर स्पिरिचुअल बींग्स इन फिजिकल बॉडीज। इट डील हाउ वी थिंक एंड फील इन आवर अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड इन सैड हैप्पी मूड। तो इसके जो एक्सपोनेंट थे वो थे कार्ल जंग, विलियम जेम्स एंड अब्राहम मैस्लो, इन्होंने ये दी थी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। इसमें यह है कि बॉडी और रिलेशन का दोनों का मुतालिया किया जाता है। इंसान जो होता है ना वो इसको एक स्पिरिचुअल बीइंग, अच्छा इंसान के तौर पर पेश किया जाता है और इन्हें कहा जाता है कि वो सिर्फ एक जिस्म, एक उनको बॉडी मिली हुई है, बाकी वो हैं अच्छे इंसान हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, फिजिकल बॉडीज़ में वो आए हुए हैं। और इनमें जो जब वो सैड या हैप्पी मूड में होते हैं तो उनका मुतालिया किया जाता है कि वो किस तरह बिहेव करते हैं जब वो सैड मूड में होते हैं और जब वो हैप्पी होते हैं। तो ये थे 7 स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद थोड़ा सा ये भी साथ ही पढ़ लेते हैं, पियाजे द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे था, इसका तलक स्विट्ज़रलैंड से था। इन्होंने 1894 में ये पैदा हुआ था और ये साइकोलॉजिस्ट था। इसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एमसीक्यूज ऐसे बनता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, तो वो जीन पियाजे ने दी थी और ये कब वफात पाई उसने 1980 में, ठीक है। इसका आपने ये छोटे छोटे जो है ना वो पॉइंट वो याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं पेपरों में कि जीन पियाजे का तलक किस मुल्क से था, कब पैदा हुए और कब वफात पाई 1980 में। उन्होंने ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, तो उसकी 4 स्टेज थी।
एक थी सेंसरी मोटर स्टेज, एक प्री ऑपरेशन स्टेज, एक कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, एक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 4 स्टेजेस थी। तो सबसे पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। ये पैदाइश से लेकर 2 साल तक होती है। फिर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों की होती है। फिर जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है वो 7 से 11 तक, और फिर होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 12 से डेथ तक। तो जो इसकी खसूसियात हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, इसकी इधर और इसकी इधर। तो अब हम इनको 1 बाय 1 ये भी पढ़ लेते हैं। तो जो 2 साल का बच्चा होता है ना, नॉलेज हासिल करता है थ्रू सेंसेस एंड मोटर मूवमेंट्स रादर देन मेंटल प्रोसेस। जो 2 साल का बच्चा होता है वो अपनी हरकत और सकनात से नॉलेज हासिल करता है, अपने दिमाग से नहीं, ठीक है। और जो दूसरी स्टेज होती है ना, 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है वो सिंबॉलिक हो जाता है, सिंबॉलिक फंक्शनिंग करता है, लैंग्वेज स्किल, उसमें लैंग्वेज भी सीख जाता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी सीख जाता है। जो यानी कि जो चीज़ उसके पास होती है अगर हम छुपा भी दें तो वो उसे पता होता है कि ये मेरी चीज़ है, वो कहाँ गई, ठीक है, वो उसको ढूंढता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। आगे है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होती है वो 7 से 11 साल होती है। लॉजिकल थिंकिंग स्टेज है, यहाँ पर बच्चा ना लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। आगे है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे शुरू कर देता है, तनकीदी जायज़ा लेना शुरू कर देता है। डिडक्टिव स्टेज होती है, ये ड्राइव कर लेता है, कोई भी बात से ना नॉलेज ड्राइव कर लेता है। बेसिक टर्म्स यूज्ड बाय जीन पियाजे ने जो टर्म दी थी, ये थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई थी, वो भी बार बार पेपर में आती हैं, उनको अब हम पढ़ते हैं। तो पहली है स्कीमा। स्कीमा कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ये हमारे दिमाग में एक ब्लॉक सा होता है, उसको कहते हैं स्कीमा। कि हमारे द वे ऑफ थिंकिंग इन ब्रेन, के हम ब्रेन में किस तरह सोचते हैं। द वे ऑफ थिंकिंग इन ब्रेन और द पैटर्न ऑफ थिंकिंग हाउ अ पर्सन थिंक्स, के किस तरह इंसान सीखता है, इसको कहते हैं स्कीमा। आगे है अडोप्टेशन। अडोप्टेशन यह है कि मेकिंग डिजायर्ड चेंज और एडजस्टमेंट। इट हैज़ 2 टाइप्स गिवन बिलो, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अडोप्टेशन ये होता है कि हमने कोई नई चीज़ सीखी, उसको दिमाग में किस तरह फिट करना है, उसको कहते हैं अडोप्टेशन। तो अडोप्टेशन की आगे 2 अक़साम हैं, एक है असिमिलेशन, एक है अकोमोडेशन। यूजिंग असिमिलेशन वो होता है यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनटू न्यू इन्वायरमेंट। ये इसमें जो होता है ना कि एग्जिस्टिंग स्कीमा यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो हमारे दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन है ना प्रीवियस, तो टू फिट इनटू न्यू सिचुएशन, हम उसको नई सिचुएशन में फ़िट कर लेते हैं, कि अब असिमिलेट कर लेते हैं उनको, नई चीज़ को जो सीखी है ना उसके साथ उसको रिलेट कर लेते हैं। अकोमोडेशन आल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, अगर कोई फिट ना हो, कोई चीज़ कोई ऐसी हो जो हमने नहीं सीखी हो, पहले से हमने सीखी ही नहीं, तो उसको फिट करना हो, तो फिर हम जो पहले से हमारे अंदर बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना स्कीमा, हम उसको ही चेंज कर देते हैं। एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनटू न्यू इन्वायरमेंट, यानी कि आल्टर कर देते हैं। आल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू फिट इनटू न्यू इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। असिमिलेशन वो होता है जब हम कोई नई चीज़ सीखें, अगर वो नई चीज़ इतनी कर सीखी है कि वो हमारे प्रीवियस नॉलेज के साथ मैच कर रही है, तो उसके साथ फिट कर दें, उसको कहते हैं असिमिलेशन। अगर हमने कोई नई चीज़ सीखी, वो हमने पहले ही बार सीखी है, उसका कोई बिल्डिंग ब्लॉक कोई स्कीमा अंदर है ही नहीं दिमाग में, तो अगर है भी, तो अगर वो गलत था तो उसको फिर चेंज कर दें, अल्टर कर दें और नई चीज़ सीख लें, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिचुएशन वेयर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन फिट्स इनटू न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड असिमिलेशन। इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में जाके फिट हो जाए, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर जो न्यू इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ फिट ना हो, तो उसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि वो मतवाजन की हालत में नहीं है। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ना, वो 0 से लेकर 2 साल तक होती है, ये पहली स्टेज होती है। इसमें रिएक्शन सकिंग करता है, ऑब्जेक्ट स्वेलविंग खाता है, वो बच्चा मुंह में डाल लेता है हर चीज़ 2 साल तक। और वो क्रॉलिंग करता है, वॉकिंग करता है। एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, वो सेंसेस के ज़रिए जो वर्ल्ड है ना उसको एक्सप्लोर करता है। तो इसमें हमने जो जीन पियाजे की थ्योरी भी पढ़ ली है और स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, तो देखेंगे आपके वाकई ये जो थ्योरी हमने पहले पढ़ ली है, तो जब आप एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो फिर वो एमसीक्यूज़ आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे, वो आपको पहले ही आते होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।